तो भाई इस वीडियो में शहताब भाई की वीडियो पर रिएक्ट करने वाला हूँ। और इनकी ये वीडियो है अबाउट वाई इंडियंस आर शाई एंड हैव लो सेल्फ एस्टीम। सो लेट्स वॉच। ही टॉपिक पे बहुत ही लंबी बात होगी। काफ़ी साइंटिफिक पॉइंट्स ऑफ व्यू भी डालूंगा मैं इसमें, सोशल पॉइंट्स ऑफ व्यू डालूंगा, कॉमन सेंस के पॉइंट ऑफ व्यू डालूंगा, सब कुछ डालूंगा भाई। आराम से बैठ के देखना, सोचने में मजा आ जाएगा। ये मेरा वादा है। अंत तक तुम कहोगे टाइम वेल स्पेंट, और कुछ सीखने को तो मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है दोस्त, आज अपने दुख और दर्द के बारे में थोड़ी सी गहराई से देखते हैं, थोड़ा सा इंस्पेक्शन करते हैं अपने खुद के दुख दर्द में। इस वीडियो में तुम सबको अपनी परछाई दिखेगी जीवन की, तुमको अपना पास दिखेगा, अपना चाइल्डहुड दिखेगा। वाई इंडियंस हैव लो सेल्फ एस्टीम। शुरू करते हैं हम भैया। तुम्हारी जिंदगी 5 से 20 तक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तुम्हारी डेवलपमेंट, तुम्हारा ब्रेन जैसे डेवलप हुआ है, तुम्हारी पर्सनालिटी कैसे डेवलप हुई है, तुम्हारा इमोशनल कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, तुम सोशली दुनिया को कैसे देखते हो, समाज को कॉन्फिडेंटली देखते हो या डरे हुए एक इंसान की तरह देखते हो। तुम्हें लगता है यार तुम्हारे को कोई बचाने वाला नहीं आ रहा, तुम अकेले हो, कोई भी अच्छा नहीं है, सब तुम्हें धोखा देंगे। जो कुल मिला के एक्सपीरियंस है तुम्हारा, जो 5 से 20 का था, ये था जिसने ये ख्यालों को जन्म दिया है। या फिर तुम्हारे जन्म है कि भाई इंसान तो इंसान होता है यार, मजा आता है मुझे इंसानों से बात करने में। मेरा मन करता है इससे भी बात करूं, मैं उससे भी बात करूं, इससे भी बात करूं यार। मैं तो लोगों के साथ बैठता हूं, मुझे बहुत मजा आता है, मैं किसी से भी बात कर सकता हूं। या ये रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट है ये हुआ है भाई एक इंसान जिसको बहुत ही प्रिविलेज से पैदा हुआ है, जिसने कभी डर देखा ही नहीं। माँ बाप ने कूट कूट के प्यार दिया, माँ बाप ने कूट कूट के एनकरेजमेंट दी, तो उसका परसेप्शन, जो सोशल परसेप्शन है, वो है कि डर क्या होता है ये अभी इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ सिस्टम में। तुम्हें बायोलॉजिकली जेनेटिकली एक पर्सनालिटी मिली है, लेकिन उस पर्सनालिटी का भी जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है जब तुम उस एनवायरमेंट से कैसे इंटरेक्ट करते हो। तो कौन से पार्ट तुम्हारे उस जीन के एक्टिवेट हो रहे हैं। अगर तुम्हारा एनवायरमेंट खतरनाक है, डरावना है, तो बहुत सारे जीन के पार्ट को सप्रेस कर देगा, वो एक्टिवेट ही नहीं होंगे। और तुम्हारे हो सकता है चेंज ले आए तुम्हारे अंदर, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स पैदा हो, तुम हमेशा एंजाइटी में जियो, तुम हमेशा हाइपर विजिलेंस में जियो। जो हम महसूस करते हैं हम उसको। ये बात बैकड्रॉप है डार्विन की जो थ्योरी है। गैलापागोस आइलैंड था, उस पर उन्होंने कई साल बिताए थे। और गैलापागोस आइलैंड में उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने ये देखा था कि जो जीव इवॉल्व नहीं हो पाए थे तो वो सरवाइव नहीं कर पाए वहाँ के, क्योंकि वहाँ की बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक चीज़ें ग्रो होती थी। तो जैसे कि जो बर्ड्स थी वहाँ पे, उनने अपनी बीक जो थी वो इवॉल्व कर ली थी कई हज़ारों सालों के बाद। लॉन्ग बीक वाली बर्ड होने लग गई थी। तुमने पढ़ाई होगा एनसीईआरटी में गैलापागोस आइलैंड के बारे में। टॉर्टोइस थे बहुत अलग तरह के, बड़े बड़े साइज़ के, क्योंकि काफ़ी प्योर चीज़ें थी वहाँ पे। और अच्छी सी इवोल्यूशनरी स्टोरी है वहाँ की, डार्विन थ्योरी की। तो ये बात बिल्कुल सही बैठती है कि जो जो हमारे जेनेटिक्स होते हैं वो इन्वायरमेंट से अफेक्टेड होते हैं। तो यानी कि अगर तुम्हारा इन्वायरमेंट हार्श होगा तो तुम्हारी जो इवॉल्व जो तुम होगे, वो तुम्हारी बॉडी इवॉल्व हो जाएगी कई हज़ारों सालों के अंदर। तो तुम्हारे प्रोजेनीज यानी जो तुम्हारे बच्चे होंगे, आने बच्चों के बच्चे होंगे, वो उस प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट अपने जीन डेवलप कर चुके होंगे। सॉल्यूशन जो होता है वो डेवलप हो चुका होगा उनकी बॉडी में, अगर वो स्ट्रेस बहुत ही लॉन्ग टाइम तक वो झेलते हैं तो। शब्द में कहते हैं। तो अपने शब्द में हमेशा जब भी महसूस करते हो वो होता है कि मैं गार्डेड स्टेट में हूं, मुझे पता भी नहीं है लेकिन मैं गार्डेड स्टेट में रहता हूं, मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करता, कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं करता। 5 से 20 में क्या हुआ दोस्त, अगर तू कहानी लिखेगा, अगर तेरी एक मूवी चला दी जाए जब तू 5 साल का था और 20 साल का हुआ, उस बीच की एक मूवी में इंसान को देख के दया आएगी, आंखों में आंसू आ जाएंगे, लगेगा सिंपैथी आएगी, एम्पैथी आएगी, इसके साथ अन्याय हो रहा है, इसके साथ बहुत गलत हुआ, ये भावनाएं आएंगी। क्या होगा, क्या चाइल्डहुड है यार, क्या बढ़िया माँ बाप मिले यार इसको, अबे क्या गजब एनवायरमेंट है यार, क्या प्रिविलेज पैदा हुआ, इसको क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है, या ये आएगा। मोस्ट लोगों का इस देश में 15 साल में होता क्या है, हमको बहुत छोटे में अलॉट कर दिया जाता है, एनरोल कर दिया जाता है एक बहुत ही भयंकर विश्व लेवल के कंपटीशन में। यहां पे जिंदगी या तो बनेगी या तो जिंदगी घटेगी। तो भाई हम 5 से 10 साल तक में ही एक ऐसी खतरनाक रेस में आ गए हैं जिसने हमारी हवाइयां उड़ा दी हैं। कंपटीशन की असली औकात क्या भाई, इस पे बात कर लो। एक पूरा देश मिलकर कुछ एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, यानी कि सक्सेस रेट कुल मिला के 1 to 5% है, फेलियर रेट कुल मिला के 9 to 95% है। ऑल्सो मैं परसेंटाइल की बात नहीं कर रहा हूं, परसेंटेज की बात कर रहा हूं। तो जितने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, सीट्स लिमिटेड हैं।
जो अप्लाई कर रहे हैं फिर जाइनॉर्मस पॉपुलेशन में, उनमें से 1% ही लोग होते हैं जिनका एडमिशन होता है। ये बात बहुत ही सही कही इसने शैता भाई ने, क्योंकि आजकल सब लोग जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। सब हर किसी भी तुम कोर्स में देख लो, इंजीनियरिंग से लेके मेडिकल से लेके आर्मी वाले कोर्स जितने भी होते हैं हमारे कंट्री में, सब में स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे होते हैं एग्ज़ाम्स की, और सीट बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है। तो अब इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, इससे प्रॉब्लम ये हो रही है कि बाकी जो 1 से 2% उनको सीट मिल जाती है, लेकिन जो बाकी के हैं वो दोबारा अगले साल तैयारी कर रहे हैं, फिर उसके बाद अगले साल तैयारी कर रहे हैं। देख रहे हैं कि उनके 3-4 साल ऐसे ही निकल गए, ठीक है। और इंडिया में जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 70 से 75 तक जाती है। थोड़े सालों में दोबारा और बढ़ जाएगी, क्योंकि जितना जितना डेवलपमेंट होता रहता है उतनी ज़्यादा हेल्थ जो होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है हमारे एवरेज, वो इंक्रीज़ होती जाती है। लेकिन तो इससे फ़र्क क्या पड़ रहा है ना कि सब लोग जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो तब भी जो हमारी गवर्नमेंट है वो महंगाई को मेरे ख्याल से उतना ध्यान में देती नहीं है, और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़े जा रही है हमारे देश में। तो तुम्हें बहुत अलग-अलग चीज़ें बहुत स्टार्टिंग से ही करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने यूट्यूब चालू कर दिया, तो यूट्यूब पे कंसिस्टेंटली लगे रहना पड़ेगा। या तुमने कोई बिज़नेस स्टार्ट कर दिया है स्टार्टिंग में ही, तो तुम्हें वो बिज़नेस में भी लगे रहना पड़ेगा। एट द सेम टाइम तुम्हें अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें बैकअप लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि आज के ज़माने में अगर तुम एक ही चीज़ पे अपना सब कुछ फ़ोकस डाल देते हो ना, और वो काम नहीं करती है, तो फिर तुम्हारे पास कुछ रहता ही नहीं है। तो तुम्हारे पास एक बैकअप रहना चाहिए स्टार्टिंग से ही, और बैकअप पे तुम्हें काम भी करते रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि तुमने बैकअप को रख लिया है लेकिन तुम उस पे कुछ काम नहीं कर रहे हो, तो तुम वहाँ पे ग्रो ही नहीं हुए। क्योंकि अगर तुमने बैकअप रखा और तुमने काम करना स्टार्ट कर दिया, तो आगे जाके ये होगा कि तुम, जैसे तुम एग्ज़ाम की तैयारी तो कर ही रहे हो, तो तुम्हें 2-3 साल लग गए फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि हर किसी का दिमाग सेम नहीं होता है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा हो गया आजकल कि टॉपर जो होते हैं ना उनका भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हो पाता है। दूसरा, ये एग्ज़ाम में इतनी ज़्यादा चीटिंग वीटिंग हो रही है, मतलब पूरा फ्रॉड हो रहा है लोग बच्चों के साथ। तो इस चक्कर में तुम एक तरह से अपना टाइम उसमें लगा रहे हो, तो साथ में एक किसी और चीज़ पे भी टाइम ज़रूर लगाओ जिसके लिए तुम पैशनेट हो, जिससे तुम हैप्पीली कर सकते हो, और आगे जाके वो तुम्हें रिटर्न भी देगी। इसका मतलब ये कह रहा हूँ कि ये नहीं कि तुम कोई चीज़ कर रहे हो और तुम्हें बस अच्छा लगता है, लेकिन वो तुम उसको किस तरह से पैसों में कन्वर्ट कर सकते हो, तुम्हें उस तरह से उस पर काम करना है, भले ही तुम उसके लिए पैशनेट भी हो, तब जाके ये बात बनेगी। और तुम्हारे पास मल्टीपल स्ट्रीम होनी चाहिए पैसों की। ऐसा नहीं कि तुम एक ही जगह से कमा रहे हो, तुम्हें मल्टीपल जगहों से कमाना पड़ेगा आज के ज़माने में, और साथ में एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हो। पॉपुलेशन का 1% होता है जिनको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज मिलती हैं, तो मैं कह रहा हूं 1 to 5% होता होगा मेरे ख्याल से, जिनको कहते हैं हम समाज में सब्जेक्टिव जजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको अच्छा कॉलेज मिला, इनको अच्छी यूनिवर्सिटी मिली, यानी कि तू रिलेटिवली जीत गया। फेलियर रेट होता है 90 से 95%। तो कोई भी कॉम्पिटिशन की बात कर लो, हो सकता है 80%। कोई भी पॉपुलेशन में अगर 80% लोगों को समाज कह रहा है तुम फेल हो गए, और तुम्हारी उम्र सिर्फ 18 से अभी 20 साल है, तुम्हारे परखच्चे उड़ा देगी पर्सनालिटी के, वो सेल्फ बिलीव के, तुम्हारे सेल्फ एस्टीम के। क्योंकि तुमको सब ट्रीट कैसे कर रहे हैं, जिस चीज के लिए तुमको पहले कंडीशन किया गया कि ये दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जिंदगी तुम्हारी निर्भर करती है इस पर। इसकी वजह से तुमसे 50 प्रकार की चीजें करवाई गई हैं। तुम्हारी सोशबिलिटी मार दी गई, सोशल रिलेशनशिप के पर खर्चे उड़ा दिए गए, तुमको कोई स्पोर्ट्स एथलेटिक एक्टिविटी, बाहर जाओ मजे करो, उस सब से तुम्हें कह दिया कि टाइम नहीं है तुम्हारे पास, खोटी करो, सो काटो। उसके ऊपर भयंकर रूप से कंपैरिजन डाले गए, वो तुमसे अच्छा कर रहा है परफॉर्म, ये तुमसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसका हो गया तुम, यानी ये तो मैंने देखा है, इसी एज पे मैं आ गया हूँ। 28 ईयर्स की एज, 28 में होने वाला हूँ मैं। तो मैंने ये देखा है कि अगर जब स्टार्टिंग से अपने आप को कंपेयर करने से ना दूसरे लोगों से, अपने आप को बुरा ही फील होता है। और रियलिटी में ना, जब तुम्हारी जो रियलिटी है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर तुम किसी से अपने आप को कंपेयर भी कर रहे हो ना, बस तुम्हें बुरा फील होगा। लेकिन जो लोग सोचते हैं ना, वो थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, फिर वो निकल जाता है मोमेंट। तो फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तो कोई तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, कि या वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है। लेकिन जब हम लोग यंग होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से कि यार ये क्या सोच रहा होगा, ये क्या बोल रहा होगा, मैं पास नहीं हो पाया, मैं फेल हो गया। लेकिन जब तुम इस एज पे आ जाओगे ना, तुम्हें पता चलेगा कि इस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं था। समझ रहे हो? तो तुमने उस मोमेंट को भी एंजॉय नहीं करा, उस टेंशन में निकाल दिया कि यार दुनिया क्या सोच रही थी, हम तैयारी कर रहे थे, तैयारी भी नहीं हो पाई एग्ज़ाम की एक तरह से, अगर हम फेलियर हैं तो तुमने उस समय को भी ख़राब कर दिया। क्योंकि जो तुम सोच रहे थे लोगों के बारे में कि लोग हमारे बारे में ये सोचेंगे, ये सोच के। और अब जब तुम इस एज पे आ जाओगे ना, जब तुम्हें पता चलेगा कि इस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं था, जब 27-28 साल के आ जाओगे ना, जब दोस्त भी मतलब बहुत ही कम रहेंगे, दोस्त भी मतलब के रह जाते हैं जब तुम बड़े हो जाते हो ना, तो बचपन वाले दोस्त नहीं रहते वो। रिलेटिव टू A B C D बच्चे जो हैं,
तुम्हारी औकात क्या है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो जो तुम्हारे दोस्त हैं वो भी अपनी लाइफ बनाने में लगे होते हैं, तो इसलिए अपने अपने में रहते हैं लोग आजकल। 18-19 में अपनी ऑलमोस्ट पूरी जिंदगी इस चीज में दे के तुम्हें पता चलता है तुम 80% में आते हो, मे भी तुम्हारा किसी यूनिवर्सिटी में हो गया है, बट तुम्हें समाज जैसे ट्रीट कर रहा है वो है भाई 2 कौड़े का काम किया तुमने, तुम लूजर हो। तुम सोचो एक मास पॉपुलेशन को एक मैट्रिक से हम तोलते हैं, ये हो गया कंपटीशन। कंपटीशन की आड़ में एक बिहेवियर है जो कि हमने बहुत इजीली अलाउ कर रखा है और हम काइंड ऑफ इसको ग्लोरीफाई करते हैं हमारे देश में भाई, वो है बुलिंग। बुलिंग किसके द्वारा? माता पिता के द्वारा भी होती है बच्चों पे, टीचर्स के द्वारा भी होती है जो कि बहुत ही नॉर्मलाइज्ड है, और बहुत हद तक ये तो लेकिन सारे समाजों में आपको मिलेगा कि कोई ना कोई चीहड़ मीहड़ आपके अराउंड आपको बुली कर रहा है। बुलिंग की परिभाषा क्या होती है वो समझ लो, उसके 3 मार्कर्स होते हैं। पहला है इंटेंट टू हार्म, दूसरा है रिपीटेबिलिटी, तीसरा है पावर इंबैलेंस। कोई इंसान आपसे पावर में ऊपर है, टीचर। दूसरा इंटेंट टू हार्म, यानी कि वो जो बोल रहा है वो काइंड ऑफ आपको नीचे करना चाहता है, आपकी धज्जियां उड़ा देना चाहता है, आपको हार्म करना चाहता है इमोशनली कहीं ना कहीं। तीसरा वो बार बार करता रहता है। मुझे बताओ तुम सबकी जिंदगी में अभी 5 सेकंड के लिए झांक के देखना, कितने सारे मोमेंट्स हैं, कितने सारे फ्लैशबैक्स आते हैं जहां पे कोई ना कोई टीचर ने आपके साथ या बहुत सारे टीचरों ने आपके साथ किया था। हार्म जो है, इंटेंडेड हार्म, वो इमोशनल यानी वर्बल भी हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है। अब वापस फ्लैशबैक पे जाओ, कितने लोग इनकी कुटाई करी जाती थी जो कि अब्यूज है, क्योंकि हम एक चीज सिंपल सी मिस कर जाते हैं, टीचर वर्ड के पीछे हम गुरु यहां ले आते हैं और हम फिर इंसान को एब्जॉल्व कर देते हैं कि वो बायोलॉजिकल प्राइमेट तो है ही नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, इसके अंदर वायलेंट टेंडेंसीज हो, इसके अंदर एग्रेशन को लेकर प्रॉब्लम्स हो, इसके अंदर हो सकता है इंपल्स कंट्रोल की प्रॉब्लम हो, ये अपने इमोशन रेगुलेट नहीं कर पाता, हो सकता है इसके अंदर एम्पैथी कम हो, इसके अंदर कंपैशन कम हो सकता है थोड़ा राक्षस प्रकृति का इंसान हो, थोड़ी साइकोपैथी इसके अंदर ज्यादा हो सकता है इसको मजा तो मारने में, बताता नहीं है, टीचर होने का फायदा उठाता है, प्राइमेट ही है ना एट द एंड ऑफ द डे, या नहीं है? इंसान है कि नहीं है? या गुरु का शब्द देख के इंसान को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर दोगे? कितने टीचर्स थे जिन्होंने शब्दों से बच्चों को काटा है और हमारे कल्चर में कहा था टीचर ये कर रहा है ठीक ही तो है, बच्चा सीखेगा इससे। तो वापस आओ, मैं क्या बात कर रहा हूं, 5 से 20 तक डेवलपमेंटल ईयर्स है उसकी साइकोलॉजी के, उसका ब्रेन फॉर्म नहीं हुआ है अभी भाई, किन चीजों को किस तरह से इंटरनलाइज। पहली बात, जो लोग तुम्हें डांटते हैं या तुम्हें बोलते हैं ना, वो अपनी कमियां प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तुम्हारे ऊपर, क्योंकि उन्होंने अपनी गलती देखी होती है अपनी ज़िंदगी में, और वो जो लोग अच्छे से तुम्हें समझाते हैं वो लोग उस तरह से बता रहे होते हैं कि अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारे साथ ये बुरा हो जाएगा। लेकिन कई लोग जो होते हैं वो रियलिटी में तुम्हारे मज़े लेते हैं, क्योंकि कई लोग सैडिस्टिक भी होते हैं। सैडिस्टिक यानी कि उन लोगों को दूसरों को पेन देने में मज़ा आता है। तो ऐसे लोगों को जो तुम्हें पहचानना बहुत ज़रूरी होता है, और ये तुम तभी पहचानोगे जब तुम बार बार लोगों से बातें करोगे, मिलोगे, तुम्हें पता लगेगा कि अब मैं ऐसी जगह पहुँचोगे, मुझे 2 मिनट बात करता हूँ कि तुम्हें मेरे को चल जाता है पता कि ये किस तरह का इंसान है और ये किस तरह के काम चाहता है, और मतलब ही है या अपने काम से बात करना चाह रहा है, मैं जब समझ जाता हूँ एक ही बार में। करेगा, अब इसको आपको पता ही नहीं है, हो सकता है जेनेटिक प्रोक्लिविटी हो एक इंसान की चीजों को ज्यादा सेंसिटिवली लेने का, तो हो सकता है 3 बच्चों में से एक इंसान से मेरे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो उसकी हो सकता है जेनेटिक प्रोक्लिविटी हो, थैंक गॉड जेनेटिक्स, बट 2 बच्चे हो जिनके साथ ऐसा सीन नहीं है, जो उनको जब ये चीज दोगे तो अल्ट्रा उसको सीरियसली ले जा रहे हैं। कोई हो सकता है जिसको कॉग्निटिवली सामाजिकली सिखाया गया है टीचर जो होता है सब कुछ सही है, उसको पूजा करो, तो उसने अपने दिमाग में एक लॉक इन क्या करी है, या एक सिंपल प्राइम अपने आप को क्या उसने दे दिया कि ये जो इंसान है इसके तो मैं जरूर सुनूंगा, बिल्कुल सुनना बनता ही बनता है, और फिर वो इंसान आके जब गाली बकेगा तो तुम देखो ना रिलेशनशिप में क्या लेवल की तबाही होगी, क्योंकि तुमने उसको सिखाया है कि इसकी जरूर सुनो। क्या तुम्हें लगता है, सिंपल कॉमन सेंसिकल आंसर देना यहां पे देखने वाले दोस्तों, किसी भी इंसान की या बच्चे की बात कर रहे हैं हम लोग, सेल्फ एस्टीम के परखच्चे नहीं उड़ेंगे। बहुत लोगों के घर में बुलिंग होती है, माता पिता को लगता है हम इसको मोटिवेट करने के चक्कर में, जैसे हमारे माता पिता ने हमारे को, ये प्रॉब्लम आती है ना, क्योंकि बच्चे जब जैसे 15 साल के लड़के लड़कियां होते हैं, इनको भी पता नहीं होता है कि लोग किस तरह के होते हैं, क्योंकि तुमने उतनी दुनिया देखी नहीं होती है जितनी एक 30 साल के इंसान ने देखी होगी ना, तुम उतने ज़्यादा इंटरेक्शंस तुमने करे ही नहीं होते हैं, तो तुम लोगों को ना सरफेस लेवल पे देख के ही समझ जाते हो कि ये ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन रियलिटी में लोग बहुत डिफरेंट होते हैं, डीप इनसाइड वो बहुत अलग होते हैं, तो इसलिए उन्हें पता ही नहीं होता है, और इसलिए वो लोगों को फेस वैल्यू पे ले लेते हैं, और इसलिए बच्चे इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं जिनकी एज थोड़ी कम होती है। जब वो 25 साल या उससे ऊपर लग जाते हैं तब लोग समझ आता है कि हाँ लोग इस तरह के हैं और ये इस तरह का है, वो इस तरह की है, तब एकदम रियलिटी समझ आ जाती है। लेकिन तब तक तुम्हारा देर हो चुकी होती है कुछ लोगों के केस में, क्योंकि क्या कहते हैं, हमारी जो पर्सनैलिटी होती है वो अर्ली ईयर्स में डेवलप होती है, यानी कि एक बार इंसान जब रह गया ना 25 साल तक, उसके बाद वो चेंज नहीं हो पाता है।
तो ज़्यादातर लोग एक ही तरह के नेचर के होते हैं। जैसे कि कई लोग सेंसिटिव होते हैं तो वो सेंसिटिव ही रह जाते हैं ज़िंदगी भर। वो ये सोचते हैं कि हाँ दुनिया ऐसी है, मैं ही ख़राब होऊँगा, तो वो इस तरह से रहने लग जाते हैं। था और मोटिवेट किया था। वैसे हमें इसको भी करना चाहिए, इवन तो वो कभी 5 सेकंड अगर इन्वेस्टिगेट करें कि भाई एविडेंस है कोई कि मैं एक्चुअल में चेंज हुआ, जो मेरे माता पिता ने मुझे कूटा था उसकी वजह से एक्चुअल में कुछ बेनिफिशियल हुआ मेरी जिंदगी में, क्या मैंने बहुत कुछ पा लिया उसकी वजह से, क्या अपसाइड थी उसकी, या सिंपल कूट दिए गए, अब इनको भी कूट देते हैं क्योंकि यार वो नॉर्मेटिव चीज थी। कितने माता पिता होते हैं जो सोचते ही नहीं अपने बच्चों को कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव से अपब्रिंगिंग करें इसकी, वो है कि भाई तू हार गया तो भी मैं जानता हूं तू जीतेगा जिंदगी में, छोटी सी अप्रोच, तू जीतेगा जिंदगी में, मैं तुझे जानता हूं, मेरे को तेरे पे विश्वास है, अरे ये हार गया तो भी क्या हुआ, तू जीतेगा, और अगर ये हारा है तो ये तो इस पे अध्ययन कर कि तेरे ऐसा खतरनाक काम करने वाला बढ़िया दिमाग वाला इंसान हारा कैसे, लर्न कर इससे। बच्चे के सबसे बड़े फैन बनो ताकि उसको लगे यार मेरे पे मेरा भगवान जो है मेरे पे विश्वास करते हैं, मैं कर सकता हूं, यही है ख्याल सिंगल हैंडली जो तबाही मचा देगा, मैं कर सकता हूं। लेकिन हम क्या करते हैं उसको ऑपोजिट, तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, तेरे से नहीं होने वाला, तू तो गधा है। ये तो है, बच्चों को जब कोसते हैं ना तो चाइल्ड साइकोलॉजी में ये बताया जाता है कि मतलब बच्चे बुरा ही रिएक्ट करते हैं उसको। बच्चों को मतलब ये लगता है कि अगर मेरे पेरेंट्स ही मेरे पे बिलीव नहीं कर रहे हैं तो वो आगे कुछ कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वो पेरेंट्स को एक तरह का आईना मानता है और वो ये समझता है कि जो वो लोग बोलते हैं वो मेरे लिए 100% सही बोल रहे होंगे। और तो वो अपनी तरफ से सही बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे को अगर तुम बुरा बुरा कहोगे तो उसको यही लगेगा कि वो असलियत में भी बुरा ही है, और वो उसको बाहर के लोगों से बहुत ज़्यादा अहमियत देता है जो पेरेंट्स बोलते हैं। तो अगर पेरेंट्स सही से बात नहीं करेंगे, कोसेंगे बच्चे को, तो वो उसको सच मान लेगा और उसकी पूरी लाइफ जो है वो उसी तरह से बन जाएगी उनके वर्ड्स के हिसाब से ही। तो डेवलपमेंटल ईयर्स के दौरान अगर पॉजिटिव फीडबैक रहे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो तुम क्या कर रहे हो, समाज में जितने लोग हैं उनसे कंपेयर कर करके उसको गधा बोल रहे हो, गधा बोल रहे हो, तो क्या वो इंटरनलाइज कर रहा है, मेरे भगवान मुझसे क्या कर रहे हैं, मैं गधा हूं, मैं क्यों क्वेश्चन करूं यार। पहला, मुझसे एज में बड़े हैं, क्रिटिकल थिंकिंग लाके मैंने ये तो क्वेश्चन किया नहीं कि इनका कलेक्टिव इंटेलिजेंस क्या है या इंडिविजुअल इंटेलिजेंस क्या है, इनका आईक्यू मैं नोट करूं, एक बार देखूं और फिर उसके हिसाब से गेज करूं उनके जो स्टेटमेंट्स हैं या क्रिटिसिज्म्स हैं ये वैलिड है कि नहीं है। ये तो मैंने कभी किया नहीं है, मैं सिंपल फेस वैल्यू पे ले रहा हूं कि ये जो बोल रहे हैं सही है। अब ये क्या बोल रहे हैं, तू गधा है, तो मैं मानूंगा ना उस चीज को। फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अलग होती है घर में, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से स्ट्रेस क्रिएट होता है माता पिता में, हो सकता है मिसप्लेस एंगर निकल रहा हो बच्चे में, माता पिता हो सकता है बहुत हद तक बैठ के बैठे हो कि हमारा बच्चा हमको निकालेगा इस सारी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से। और बच्चा अगर एकेडमिक एरिया में परफॉर्म नहीं कर रहा है तो हम ये सोच रहे हैं कि ये तो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएगा, इवन तो जिंदगी में 50 एवेन्यूज है जिसमें बहुत कुछ कर सकता है वो। यही है ना, आजकल के सब लोगों को एकेडमिक एरिया में डाल देते हैं भाई, बचपन से ही माँ बाप ये भी ना सोचे कि क्या पता वो एकेडमिक में अच्छा ही ना हो। सब लोगों का दिमाग और आईक्यू सेम नहीं होता है, पहली बात तो ये है। जब तुम कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि कई लोगों की जो रिमेंबर करने की पावर होती है वो नहीं होती है। तो कई लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, कई लोग स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन सब लोगों को अगर तुम अकेडमिक में डाल दोगे तो अच्छे तो वही होंगे ना जो अकेडमिक में अच्छे होंगे, और वो लोग जो नहीं होंगे अकेडमिक में अच्छे वो नहीं कर पाएंगे और उनका टाइम भी बर्बाद हो जाएगा एट द सेम टाइम। तो भाई वहां बुलिंग हो रही है, अलग चीज हो गई। कोचिंग हो सकता है, स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है जहां पे तुम ट्यूशन पढ़ रहे हो, यहाँ पे हो सकता है कोई एक इंसान है जो एक अलग लेवल की बुलिंग कर रहा है तुम्हारे साथ, यहाँ पे। और मैं बुलिंग की परिभाषा दोनों के साथ जोड़ रहा हूँ, लड़का एंड लड़की। हो सकता है एक लड़की तुम्हारे बारे में रूबर फैला फैला के तुम्हारी जिंदगी तबाह कर रही है, बेमतलब की बातें करती रहती है, टॉन्ट मारती रहती है, तुम्हारे कपड़ों पे टॉन्ट मारती रहती है, तुम्हारे बाल अच्छे नहीं है, ये है वो है, उसने गुट बना रखा है और तुम्हारे गुट तुम पे हंसते हैं और तुम्हारे रोज तुम्हारा दिन कटता है। एक लेवल ऑफ प्रॉब्लम ये हो गई। दूसरा, भयंकर लेवल पे स्ट्रेस है क्योंकि मुझे खतरनाक लेवल पे परफॉर्म करना है, मुझे फाड़ के हाथ में रख देना है वरना मैं फेल हो जाऊंगा, क्योंकि भाई सक्सेस रेट सिर्फ 1 to 5% है, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन फेल होती है। अगर मैं फेल हो गया, मेरे को बताया जा रहा है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो मैं स्ट्रेस में अलग जी रहा हूं। इस स्ट्रेस की वजह से ना मेरी जिंदगी में स्ट्रेस रिलीव करने के लिए बहुत सारे अमाउंट ऑफ दोस्त हैं, बहुत सारे सिचुएशन अच्छी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं कर रही हूँ, एथलेटिक एक्टिविटीज नहीं कर रही हूँ, स्पोर्ट्स बेस्ड एक्टिविटीज नहीं कर रही हूँ जिसमें मैं टीम बिल्डिंग सीख रही हूँ, सोशबिलिटी हो रही है, मेरे सोशल रिलेशनशिप बन रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। उसके ऊपर माँ बाप और गाली बकते रहते हैं। टीचर है जो भाई दूसरे तमीज से बात करता नहीं है, उसको बस पढ़ाने के लिए उसको कह दिया गया सोसाइटी लीगली कि भाई ये इंसान पढ़ाता बहुत अच्छा है, पढ़ाता क्योंकि समाज ने कह दिया, हमने एग्री किया, सबने कलेक्टिवली पढ़ाता बहुत अच्छा है, तो अब हम उसको फ्री राइट दे रहे हैं, फ्री हैंड दे रहे हैं, तू भाई तू जैसे ट्रीट करना है बच्चों कर। उसने कभी चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में कोई रिसर्च नहीं पढ़ी, उसको कुछ पता नहीं है टीचिंग क्या होती है, उसने कोई स्कूल साइकोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, उसने कोई स्कूल साइकोलॉजी इंटरवेंशन के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, वो बस अपनी बुद्धि में जी रहा है, कह रहा है मैं जो हूं वो हूं, तूफानी हूं मैं तो, क्योंकि मैं मार्क्स ले आता हूं बच्चों को पेल पेल के, तो मेरे को फ्री हैंड मिला हुआ, मैं कुछ भी करूं। अब वो अलग आग उगल रहा है। तो मुझे बताओ 20 में आते आते बच्चे की सेल्फ एस्टीम का क्या होगा। अब तो हम रिसर्च भी दिखा दे भाई,
ये तुम्हारी मोलिकुलर साइकोलॉजी की रिसर्च है। ये सिंपल से बता रही है बुलिंग का बच्चों पे क्या दिमाग में क्या होता है। उन्होंने दो चीजें पाई हैं। पहला, बुलिंग की वजह से तुम्हारे साइकोटिक एक्सपीरियंसेस की चांसेस बढ़ जाती हैं, तुम्हारे लाइफ में साइकोटिक एपिसोड्स हो सकते हैं। दूसरा, तुम्हारे ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसे कहते हैं एसीसी, एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स। उसके अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है ग्लूटामेट। ग्लूटामेट वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसमीटर्स है। उसका रिलीज होने का रेट नीचे हो जाता है। एसीसी किससे रिलेटेड है? इमोशन रेगुलेशन से। यानी कि आने वाले इंसान की लाइफ में इमोशन रेगुलेशन प्रॉब्लम्स होंगी। ये सिंपल बुलिंग की तुम्हें रिसर्च दे रहा हूं, न्यूरोबायोलॉजिकल। ठीक है, आओ तुम्हें थोड़ी स्ट्रेस बताते हैं। बच्चे के खोपड़ी पे स्ट्रेस डालो, खूब डालो स्ट्रेस। पहले एक लाइन इंपॉर्टेंट से देखो। Adolescence is a period of learning, social adaptation and dynamic neurobiological maturation which begins with puberty and ends in adulthood। यानी कि 12-13 से शुरू होता है और adulthood तुम कह लो कम से कम 20-21-22 समथिंग तक खत्म हो जाता है। तो ये पीरियड कितना इंपॉर्टेंट है, पहले न्यूरोबायोलॉजिकली जो मैं बात कह रहा था इसका थोड़ा सा तथ्य ले लो। इस रिसर्च के हिसाब से भाई क्या क्या पाया इन्होंने, जब किसी की खोपड़ी पे स्ट्रेस डाले रहोगे। स्ट्रेस इन एडोलेसेंस से क्या होगा, तुम बच्चे के जीन एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रियल पार्ट होता है जो कि न्यूरॉन का पार्ट है क्रूशल, उस पर फर्क डालता है वो चीजें। दूसरी, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, कॉग्निशन, इन तीनों चीजों में तुम्हें प्रॉब्लम पड़ेगी। तीसरी चीज उन्होंने क्या देखी, तुम्हारे भैया प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो एरिया तुम्हारे प्लानिंग, थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, सोचने समझदारी, लॉन्ग टर्म थिंकिंग सब में जो रिस्पॉन्सिबल होता है, उसमें उन्होंने जीन ऑल्टरेशंस देखी। ये हो गया टॉक्सिक स्ट्रेस। किसी की खोपड़ी में टॉक्सिक स्ट्रेस डालते रहो। ये तीनों मैं तुम्हें चाहूँ तो रिपोर्ट दे सकता हूँ, उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। यहां से बस इतना पढ़ लो। जो एबनॉर्मल स्ट्रेस होता है, अगर किसी इंसान की जिंदगी में तुम बहुत भयंकर लेवल पे, सबसे वर्स्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेस को टॉक्सिक स्ट्रेस कहते हैं। अगर तुम किसी को बहुत भयंकर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रह रहे हैं जहां पे कि इंसान वैसे पूरे टाइम उसको गाली पड़ती रहती है, परेशान रहता है, घर ऐसा है, तो क्या हो रहा है, देयर इज एक प्रॉब्लम आएगी तुम्हारे न्यूरो एंडोक्रिन इम्यून रिस्पॉन्स में, जो कि प्रोलॉन्ग कॉर्टिकल एक्टिवेशन कर देता है। यानी कि स्ट्रेस तुम्हारा हमेशा क्या होता है ना, जब तुम्हें बहुत प्रोलॉन्ग टाइम से स्ट्रेस हो रहा होता है ना, तो तुम्हारा स्ट्रेस हार्मोन यानी जो कॉर्टिसोल होता है वो रिलीज होने लग जाता है कॉन्स्टेंटली। कॉर्टिसोल क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जैसे तुम्हें पता है ना, फाइट एंड फ्लाइट मोड में क्या होता है, जब तुम्हारे ऊपर कोई जानवर हमला कर देता है या कोई डेंजर सिचुएशन होती है, तुम एकदम से तेज भागने लग जाते हो, है ना, तुम एकदम से तेज़ी से रिएक्ट करने लग जाते हो। ये होता है एड्रेनलिन की वजह से, है ना, एड्रेनलिन की वजह से। तो ऐसे में ही ना साथ में कॉर्टिसोल हार्मोन भी निकलता है अगर क्रॉनिक स्ट्रेस होता है किसी को। तो कॉर्टिसोल हार्मोन क्या करता है ना, हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशंस, जो हमारी स्किन होती है उसको कमज़ोर कर देता है। बैरियर जो होता है हमारी स्किन का, उसको कमज़ोर कर देता है, इसलिए हमारी स्किन में एक्ने होने लग जाते हैं। और क्या करता है, साथ में जो हमारी एड्रेनलिन जो प्रोड्यूस करने की क्षमता है ना, उसको कम कर देता है हमारी बॉडी में, क्योंकि लॉन्ग टर्म से निकल रहा है। साथ ही में जो हमारा ये बता रहे हैं कि लॉन्ग टर्म स्टडीज़ में सिंगुलेट गायरस पे फ़र्क पड़ता है। तो जो हमारा पैराइटल लोब होता है ब्रेन में, पैराइटल लोब जो होता है हमारा ब्रेन में, उसके अंदर लिम्बिक सिस्टम होता है। लिम्बिक सिस्टम हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है ना। और ये इमोशंस फॉर्म होते हैं और ये इमोशंस जाते हैं फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब जो होता है वो कंट्रोल करता है, यानी कि जो ट्रिगर होता है वो फ्रंटल लोब के हाथ में होता है। जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस होगा ना, तो फ्रंटल लोब सही से कंट्रोल नहीं कर पाएगा उस चीज़ को। 24 घंटे चलता रह रहा तुम्हारे दिमाग में। उससे क्या होगा, इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है और फेलियर ऑफ बॉडी टू नॉर्मलाइज दीज चेंजेस आफ्टर द स्ट्रेसर इज रिमूव। नॉर्मली स्ट्रेस में क्या होता है, स्ट्रेस होता है और कॉर्टिकॉल पंप होता है, आदमी हाइपर विजिलेंट स्टेट में चला जाता है, अलर्ट स्टेट में चला जाता है, बहुत ही अलर्ट रहता है इंसान क्रॉनिक स्ट्रेस में। और इसी वजह से CFS जो होता है ना, क्रॉनिक फैटिक सिंड्रोम, ये भी हो सकता है। कई लोगों में देखा गया है, जब जैसे लॉन्ग कोविड वाले पेशेंट थे जिनको बहुत टाइम से कोविड था, ठीक है, उनमें क्या होता है, क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से क्रॉनिक फैटिक सिंड्रोम हो जाता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा थकान रहने लग जाती है, तुम्हारे एड्रेनल जो होते हैं ना एक तरह से फ्राइड हो जाते हैं, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से जब कोई चीज़ हो रही होती है ना, हमारी बॉडी में ये होता है कि अगर बहुत लंबे टाइम तक कोई भी हार्मोन रिलीज़ हो रहा है, तो जो रिसेप्टर होते हैं ना उसके, उन पे उसका असर कम होने लग जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे तुम अल्कोहल पीते हो ना बहुत लंबे टाइम तक, तो तुम्हें ज़्यादा अल्कोहल पीनी पड़ती है, क्योंकि तुम्हारे जो रिसेप्टर हैं, ठीक है, उनके लिए वो अल्कोहल अब कम हो गई है, वो उस अमाउंट ऑफ अल्कोहल से डिसेंसिटाइज हो गए हैं, तो ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल लेनी पड़ेगी। ऐसा ही होता है लॉन्ग टर्म क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से। ये जो हार्मोन होते हैं निकलते रहते हैं कॉन्सिस्टेंटली, और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी उनको रिस्पॉन्स करना कम कर देती है, लॉन्ग टर्म इन्फॉर्मेशन होने लग जाती है बॉडी में, और भी कई सारी प्रॉब्लम होती हैं इसकी वजह से। खतरे मेमोरी की चला प्रॉब्लम्स जाता होती है। हैं, और जब इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, और जो एक दूसरी स्टडी बताई थी सिंगुलेट गायरस की, इसकी वजह से अगर बहुत ज़्यादा हैवी स्ट्रेस है तो उसकी वजह से शिज़ोफ्रेनिया ऐसी चीज़ें भी होने लग जाती हैं इंसान में। प्रेशर चला जाता है तो वो चीज नॉर्मल हो जाती है। टॉक्सिक स्ट्रेस प्रोलॉन्ग टाइम में जब किसी इंसान को दे दो,
तो चाहे स्ट्रेसर चला भी जाए, वो इंसान हमेशा ऐसी स्टेट में रहता है। इससे क्या होगा, तुम्हारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी जल्दी मेरे भाई। चिल्ड्रन हु एक्सपीरियंस अर्ली लाइफ टॉक्सिक स्ट्रेस आर एट रिस्क ऑफ लॉन्ग टर्म एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स दैट मे नॉट मैनिफेस्ट अंटिल अडल्टहुड। These adverse effects include maladaptive coping skills, ये तुम्हारा हो गया psychological problems, poor stress management, unhealthy lifestyles, mental illness and physical disease. Physical disease अभी तुम आ जाओ तो इतनी लंबी लिस्ट है जिसकी कोई हद नहीं है। खोल के स्केलेटन देखो ना चीज का, तुम्हारा 5 से तुम्हारे 20 तक तुम्हारी जिंदगी हुई क्या है। और इसका मतलब ये नहीं सबके साथ ये होगा, बहुत लोगों के साथ अच्छा व्यवहार होता है, बहुत लोगों की जेनेटिक पर्सनैलिटी लेजस से बहुत स्ट्रांग होती है, बट वो बहुत रेयर लोग हो गए दोस्त। जीन्स ऑफ कोर्स बहुत बड़ी चीज है, तुम्हारी जेनेटिक कॉम्पोजिशन क्या है, बट इसके ऊपर एनवायरनमेंट भी बहुत बड़ी चीज है। वो तुम्हारी जेनेटिक पर्सनालिटी एनवायरनमेंट के साथ दोनों चीजें जब मैच हैं और दोनों, कुल मिला के इनका ये कहना है कि एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है तुम्हारी पर्सनैलिटी को बनाने में, साथ ही में तुम्हें कैसा फील होगा इसका बहुत बड़ा हाथ होता है एनवायरनमेंट का। अगर पेरेंट्स बच्चों को सही से ट्रीट नहीं करेंगे तो आगे जाके वो माल बिहेवियर के रूप में प्रेजेंट होगा और उनको जो इमोशंस होंगे, ठीक है, वो सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। साथ में वो सोशल नहीं होंगे बच्चे, क्योंकि वो डरेंगे अपने आप को एक्सप्रेस करने से कि हमारे बारे में बुरा तो नहीं बोल देगा। कुल मिला के ये बोला है उन्होंने। तो दैट्स इट गाइस एंड गर्ल्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। काफ़ी बड़ी वीडियो